हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। सो ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कर लिया है। आज हम जो है इसकी वर्कशीट करने वाले हैं। एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इसमें करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। द दिल्ली सल्तनत वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ विच इंडियन किंग इन 1192। तो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे उसके बाद में जो है दिल्ली सल्तनत आई थी। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट 3 डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले ममलुक्स, खिलजी और सबसे लास्ट में क्या आए थे? तुगलक। वट इज़ अ सल्तनत? सल्तनत है क्या? सो टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान, एक जगह जिसको एक सुल्तान जो है रूल करता है, वहाँ पे अपना राज करता है। अ टाइटल अडोप्टेड बाय सम मुस्लिम रूलर, तो मुस्लिम जो रूलर थे उन्होंने इस टाइटल को अडोप्ट किया था। In the 14th century, which Turkic Mongol conqueror launched a devastating attack on Delhi? तो किसने किया था? तैमूर ने। Now fill in the blanks. Dash is to Turkic Mongol as Lodi is to Afghan. बाबर थे। The dash system enabled merchants to transfer funds across political boundaries without carrying actual cash. तो क्या थे? The हंडी या हुंडी। The Dash introduced efficient revenue system based on the survey of crop yield and prices. तो किसने किया था? टोडरमल। Dash was a mass self-immolation to avoid capture and enslavement by invading armies. सो इन्वेडिंग आर्मीज जो होती थी, यानी कि जब भी युद्ध होता था तो जो आर्मी जीत जाती थी वो दूसरे राज्य में जाकर अपना जो है इन्वेड करती थी, वहाँ पर अत्याचार किए जाते थे, मंदिर वगैरह को तोड़ दिया जाता, लूटपाट की जाती थी। तो उसके लिए जो है बहुत सारी औरतें जो हैं खुद को जला लेती थी, तो उसका नाम क्या था? जौहर। मैच द फॉलोइंग। दिल्ली सल्तनत, सो दिल्ली सल्तनत किस में आ जाएगा आपका? 1 जो है सी से, रूल्ड बाय 5 सक्सेसिव तर्किक अफगान डायनेस्टीज। विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर क्या है? कृष्णदेव राय। अहम डायनेस्टी, अहम डायनेस्टी का क्या है? बी। रेसिस्टेड मुगल एक्सपेंशन इन द ब्रह्मपुत्र वैली। मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हु वाज नरसिम्हा देव फर्स्ट एंड विच फेमस टेम्पल डिड ही बिल्ड? तो कौन सा उसने फेमस टेम्पल बनवाया था? सो नरसिम्हा देव वन वॉज द 13th century ruler of the Eastern Ganga Kingdom who successfully repelled the Sultanate and built the famous सूर्य टेम्पल एट कोणार्क। तो कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है, वाई इज द पीरियड ऑफ शाहजहाँ रूल्स रिमेंबर्ड फॉर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट? तो शाहजहाँ का जो रूल था उसको जो आर्किटेक्चरल अचीवमेंट के रूप में जाना जाता है, क्यों? So this period is remembered for the construction of great architectural marvels, most notably the Taj Mahal at Agra, which is recognized globally. तो ये उन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। What was the purpose of the खालसा established by गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा एस्टेब्लिश किया था उसका पर्पस क्या था? So the खालसा was a martial brotherhood established in response to persecutions कमिटेड टू अपहोल्डिंग जस्टिस, ताकि जस्टिस किया जा सके, इक्वलिटी लाई जा सके और डिफेंस ऑफ द रिलीजियस फेथ, और रिलीजियस फेथ का डिफेंस किया जा सके, ये नहीं कि सिर्फ अपना, सारे रिलीजियस फेथ का। वट वॉज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हिमायू एंड हिज सक्सेसर शेर शाह सूरी? तो उनके बीच में डिफरेंस क्या था? सो हिमायू स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, तो उन्होंने बहुत जो है स्ट्रगल किया था। एंड वेयर एज शेर शाह सूरी थ्रो रूलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड वॉज अ पावरफुल लीडर, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए ही रूल किया लेकिन पावरफुल लीडर थे वो। हु इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म, जिन्होंने जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिफॉर्म या चीज़ें की। वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी अल्टीमेटली फेल? तो ये फेल क्यों हो गई थी टोकन करेंसी? सो द पॉलिसी फेल्ड बिकॉज इट इंक्रीज वाइड स्प्रेड काउंटर फेटिंग ऑफ चीप कॉपर कॉइन। तो चीप कॉपर कॉइन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलने लगे थे, विच क्रिएटेड कन्फ्यूज़न, जिसकी वजह से ट्रेड में कन्फ्यूज़न होता था और इकोनॉमी जो है डिक्लाइन होने लगी थी, तो इस वजह से ये बिल्कुल फेल हो गया। वट वॉज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनसबदारी सिस्टम इंस्टीट्यूटेड बाय अकबर? तो इसका पहला काम क्या था मनसबदारी सिस्टम का? सो द सिस्टम रिक्वायर्ड ऑफिसर्स, इनको ऑफिसर्स चाहिए थे जैसे मनसबदार्स,
टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रूप्स, जिसमें जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड एनिमल्स चाहिए थे, अलाउइंग द एम्पायर्स टू असेंबल एन आर्मी, ताकि एक असेंबल मिले, आर्मी मिले, क्विकली विदाउट अ परमानेंट फोर्स, परमानेंट फोर्स भी नहीं होगी और मतलब अगर उन्हें आर्मी चाहिएगी तो एकदम से उन्हें आर्मी भी मिल जाएगी. नाउ आंसर इन डिटेल्स. हाउ डिड द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली द इख्ता सिस्टम फंक्शन, तो ये किस तरह से काम करता था. सो द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंटर्ड ऑन द सुल्तान, सेंटर जो उनका सुल्तान था, हु वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसको मिनिस्टर्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे. अ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस वॉज द इक्ता सिस्टम, तो एक ये इक्ता सिस्टम था जो की इंस्ट्रूमेंट था उनके काम करने का, गवर्नेंस का. जहाँ पर क्या थी, जो टेरिटरीज थी, टेरिटरीज को क्या बोला गया यहाँ पर, इक्तास, जहाँ पर टेरिटरीज वर असाइन टू नोबल नोन एज इक्तादार, तो टेरिटरीज जो है लोगों को अलॉट कर दी जाती थी, जो नोबल लोग होते थे वहाँ के, और उन्हें बोला जाता था इक्तादार. दीज नोबल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, ये टैक्स कलेक्ट करते थे, टू मेंटेन द आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने के लिए, एंड फंड द सुल्तान्स ट्रेजरी, और सुल्तान का जो ट्रेजरी था, जो धन था, उसमें भी जो अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते थे, जिससे एक नेटवर्क क्रिएट होता था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी के लिए क्या होते थे, लॉयल रहते थे. नाउ हाउ डिड ट्रेड नेटवर्क फंक्शन अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंज, तो इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क था वो किस तरह से काम कर रहा था. सो ट्रेड नेटवर्क वर एक्सटेंसिव एंड रिजाइलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर सेवरल रीजन्स. Numerous coastal and riverside towns like Surat and Calicut served as bustling hubs for exporting Indian goods. तो इन जगहों पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग जगह से लोग आने लगे थे और इंडियन गुड्स के लिए ये चीज़ें चल रही थी. ठीक है. मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स, वो इंडियन पोर्ट में सेटल हो गए. इन्हांस हुआ जिसकी वजह से ट्रेड एक्टिविटीज़. ट्रेडर कम्युनिटीज़ लाइक द मारवाड़ीज ऑपरेटेड अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल रिजिम्स, तो अलग अलग रिजिम्स में वो जो है काम करने लगे, ऑपरेट करने लगे पैरेलल सिस्टम ऑफ क्रेडिट के साथ. द हांडी सिस्टम जो था फैसिलिटेट करता था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसकी वजह से कॉमर्स सेफ हो गया था और मोर एफिशिएंट हो गया था. नाउ डिस्कस हाउ फॉरेन इन्वेजन्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रीशेप्ड द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, तो किस तरह से इन चीज़ों ने इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको दोबारा से रीशेप किया था. So the political map of India was constantly reshaped by the interplay of foreign invasion. जो foreign invasion था उनकी वजह से and internal resistance leading to these outcomes. तो इसमें क्या क्या outcomes हुए? Establishment of new empires का establishment हुआ. Invasion from Central Asia led to the establishment of the दिल्ली सल्तनत, जैसे कि सेंट्रल एशिया में इन्वेजन हुआ तो दिल्ली सल्तनत आई और उसके बाद में मुगल एम्पायर वहाँ पर आया. विच डिस्प्लेस्ड, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडियन डायनेस्टी थी वो हट गई, डिस्प्लेस हो गई और क्रिएटेड लार्ज सेंट्रलाइज्ड बट ऑफन अनस्टेबल पॉलिटिकल एंटाइटीज इन नॉर्दर्न इंडिया, और उनके बदले जो है ज़्यादा बड़ी और सेंट्रलाइज जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती थी, अनस्टेबल ही थी, लेकिन पॉलिटिकल एंटाइटीज़ जो है नॉर्थ इंडिया में थी. राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, जो रीजनल किंगडम थी, यानी कि पहले सेंट्रल था लेकिन उसके बाद जैसे लोगों को लगा कि ये सल्तनत नहीं चल रही है तो वो अपना अपना जगह पर अपना अपना किंगडम बना लेते थे. सो द अथॉरिटी ऑफ दीज एम्पायर्स वॉज कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय फॉर्मिडेबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता रहता था. जैसे ही किसी को लगता कि राजा नहीं काम कर सकता तो वहीं पर लोग उनका विद्रोह कर देते थे. दिस लेड टू द एमरजेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम लाइक द विजयनगर एम्पायर इन द साउथ. सो इसकी वजह से एमरजेंस होता था और पावरफुल जो रीजनल किंगडम थे वो एक साथ आ जाते थे, जैसे कि विजयनगर एम्पायर साउथ में. द अहोम किंगडम इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वेरियस राजपूत स्टेट इन द वेस्ट. सेम इसी तरह से अहोम किंगडम जो नॉर्थ ईस्ट में था और बहुत सारी राजपूत स्टेट जो कि वेस्ट में थी. विच मेंटेन्ड देयर इंडिपेंडेंस, जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस भी बनाए रखी और ऑटोनॉमी फॉर लॉन्ग पीरियड्स. नाउ व्हाट फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ द सिख मार्शियल ट्रेडिशन, तो किसकी वजह से, कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये क्या हुआ, राइज हुआ. सो द सिख मार्शियल ट्रेडिशन अराउज फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर. Initially a spiritual movement
सिखिज्म फेस्ड ग्रोइंग इनटॉलरेंस, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने इनटॉलरेंस फेस किया, प्रिकॉशंस हुए अंडर सम मुगल रूलर्स। मतलब जो है मुगलों का क्या हो गया था, औरंगजेब तो खासकर, उन्हें क्या था कि उन्हें चेंज ही करवाना है कि अपना धर्म चेंज करो, आप जो है मुस्लिम बन जाओ, इसको जो है इनका जो धर्म है उसे मान लो। तो इसकी वजह से भी सिख जो है वो नहीं मानना चाहते थे और इसकी वजह से इन लोगों ने अपना जो है खालसा या जो इन्होंने मार्शियल ट्रेडिशन था वो चलाया था। द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन थे, उनको जो एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब मार दिया था, बाय एम्परर जहांगीर प्रोम्प्टेड हिज सक्सेसर गुरु हरगोविंद। उसकी वजह से गुरु हरगोविंद आए, उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया मार्शियल ट्रेनिंग इनके लिए एंड फॉर्म अ सिख आर्मी, और अपनी एक सिख आर्मी बनाई विच फोर्ट सेवरल बैटल्स, जिन्होंने जो है मुगल फोर्सेस के खिलाफ जो बहुत सारी बैटल्स लड़ी। द पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर बाय औरंगजेब, अब औरंगजेब ने क्या किया, गुरु तेग बहादुर को पब्लिकली जो है उन्हें फांसी पे लटका दिया। लेड हिज सन, उनकी वजह से जो उनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, टू एस्टेब्लिश द खालसा, उन्होंने खालसा बनाया, अ फॉर्मल मार्शियल ब्रदरहुड फॉर डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए, कमिटेड टू जस्टिस, जिसमें वो जस्टिस करेंगे और इक्वेलिटी लेकर आएंगे। नाउ रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। Declared emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidental death, तो उनकी पिता की डेथ होने के बाद 13 साल की एज में भी उन्हें जो है राजा बोल दिया गया। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कंटिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल, और उसी के टाइम पे जो है मुगल अकबर के टाइम पर ही पूरे जो है मुगल के अंडर जो है पूरा का पूरा सब कंटिनेंट था। His reign was a blend of brutality and tolerance, shaped by ambition and strategies. In earlier conquest, starting में जो उनकी जीतें थी, following many of his predecessors, example, he showed no mercy, उन्होंने कोई मर्सी या दया नहीं दिखाई at the fort चित्तौड़, यानी कि चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers. सो वहाँ पे जो 5 मंथ तक उन्होंने वेट किया, लड़ाई उनकी चलती रही, राजपूत जो सोल्जर्स थे उनके साथ में। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेज ऑन द मुगल आर्मी को जो है बहुत ज़्यादा लॉसेज भी हुए, बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड, लेकिन उन्होंने जो है फोर्ट को फाइनली लांग लिया था या उसके अंदर घुस गए थे। डाइड फाइटिंग इन लार्ज नंबर्स, और बहुत सारे लोग मर गए, वाइल 100 ऑफ वुमेन कमिटेड जोहर, और बहुत सारी औरतों ने जोहर कमिट किया था। अकबर ऑर्डर द मास्करे ऑफ सम 30,000 सिविलियंस, तो 30,000 जो सिविलियन थे उनको उन्होंने मारने का आदेश दे दिया था कि मार दो सबको। एंड द सर्वाइविंग जो भी वुमेन थी और बच्चे थे उनको जो है गुलाम बना लिया गया था। अकबर वॉज 25, इस टाइम पे वो 25 साल के हो गए थे। एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रीड, उन्होंने अपनी जीत का एक मैसेज भेजा, वी हैव सक्सेडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स, कि हम जीत गए हैं, बहुत सारे फोर्ट्स को हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू इनफिडल्स, यानी कि जो मतलब मुस्लिम के जो खिलाफ रहते हैं, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो इनफिडल से बिलोंग करते हैं उनको, एंड हैव एस्टेब्लिश्ड इस्लाम देयर, और यहाँ पर हमने जो है क्या कर दिया है, इस्लाम को एस्टेब्लिश कर दिया है, यानी कि लोगों को यहाँ पर मजबूर किया है कि वो इस्लाम को माने। वट वर अकबर एम्बिशन आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, तो क्या उनका मकसद था, तो अकबर सो टू ब्रिंग द एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल, तो वो चाहते थे कि पूरा का पूरा कंटिनेंट जो है मुगल कंट्रोल के अंदर आए। ड्राइवन बाय अ मिक्स ऑफ एम्बिशन, स्ट्रेटेजी एंड रूलिंग स्टाइल दैट ब्लेंडेड ब्रूटिलिटी एंड टॉलरेंस, तो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रूटिलिटी करते थे, मतलब किसी पे कोई दया वगैरह नहीं, बहुत जो है बुरे तरीके से लोगों को मारते थे या उन पे अत्याचार किए जाते थे। वट वॉज अकबर्स पॉलिसी ऑफ सुल-ए-कुल, इसकी क्या पॉलिसी एंड हाउ डिज इट स्टेबलाइज हिज एम्पायर, सो इट वॉज ए डॉक्ट्रिन ऑफ पीस विद ऑल, कि सबके साथ पीस से रहना, और टॉलरेंस फॉर ऑल फेथ, यानी कि हर एक फेथ, हर एक बिलीफ को मानना है, मतलब आपको जो मानना मानो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे गलत हैं। विच हेल्प्ड स्टेबलाइज्ड हिज एम्पायर बाय गेनिंग द सपोर्ट ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ से इसकी वजह से उन्हें क्या मिला, सपोर्ट मिला। हाउ डिड द राजपूत डिफेंडर रिस्पॉन्ड टू द मुगल सीज, तो उन्होंने उनके लिए कैसे रिस्पॉन्ड किया। सो द राजपूत सोल्जर्स ऑफर्ड डिटरमाइंड रेजिस्टेंस इन्फ्लिक्टिंग हैवी लॉसेज ऑन अकबर फोर्सेज, तो अकबर की फोर्सेज पे बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ, एंड फाइटिंग फ्रिशियसली अंटिल द फोर्ट वॉज ब्रेच, जब तक कि फोर्ट जीता नहीं गया, यानी कि जब तक वो फोर्ट में नहीं घुस गए थे तब तक वो बहुत बहादुरी से उनके साथ लड़े थे। बट ट्रेजिक
इवेंट इन्वॉल्विंग वुमेन ओकर ड्यूरिंग द सीज ऑफ चित्तौड़। तो क्या इवेंट हुआ? सो 100 ऑफ वुमेन कमिटेड जोहर। ये जोहर था। जोहर में क्या होता है? एक रिचुअल है जहाँ पे मास सेल्फ इमोलेशन होता है परफॉर्म टू अवॉइड कैप्चर, इंस्लेवमेंट एंड डिसऑनर, ताकि वहाँ पे उनको गुलाम बना के ना रखा जाए, उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी ना की जाए। तो इस टाइम पे बहुत सारी औरतें अपनी मर्जी से ही आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती थी, उन्हें लगता था कि हम हार चुके हैं, तो तब वो सारी औरतें ऐसे करती थी। नाउ एसरेशन एंड रीजनिंग। सो फर्स्ट है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंडेड द दिल्ली सल्तनत। सो ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया यूजिंग सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स इंक्लूडिंग आर्टिलरी एंड गन पाउडर। तो दोनों सही हैं और साथ में आर जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकंड है अकबर एब्लिश्ड द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। सो ये ट्रू है। अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजन इंटॉलरेंस थ्रू आउट हिज रेन। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जो है टॉलरेंस फॉर ऑल फेथ अपनाया था, सुलह कुल जिसे बोला गया। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। ये पिक्चर आपको दी है। वट इज महामंडपा इन द विठल टेम्पल? क्या है? सो द महामंडपा इज द ग्रेट हॉल ऑफ विठल टेम्पल। बड़ा सा हॉल है विठल टेम्पल का, नोन फॉर इट्स गार्डनियर एंड इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। जो इसकी जो डिज़ाइंस बने उसकी वजह से जाना जाता है। What features of Vitthal temple's architecture stand out in the Mahamandapa? So the whole is famous for its finely sculpted monolithic pillars and the overall intricacy and elegance of the stone carvings. So जो stone carving की जो elegance दिखाई दे उससे। Why are some pillars of the Vitthal temple called musical pillars? उन्हें musical pillars क्यों बोला जाता है? So they are called musical pillars because they are small attached column produce different musical notes when struck। जब भी उनको छेड़ा जाता है या उनके बीच में कुछ भी मारा जाता है तो उसकी वजह से एक अलग तरह की जो है साउंड वहाँ पर सुनाई देती है। What does the presence of monolithic pillars indicate about the craftsmanship of the builder? So it shows that the builders were highly skilled, कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, able to carve large single stones। तो वो जो हैं बड़े बड़े स्टोन्स जो थे उनको भी अच्छे से क्रेव कर सकते थे, अच्छे से उनमें इतनी सारी चीज़ें बना सकते थे। विद डिटेल डिज़ाइन, और डिज़ाइन भी बहुत डिटेलिंग में होते थे, और यूनिक और एकोस्टिक प्रॉपर्टीज़, और बहुत ही अलग जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती थी। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर, ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाती है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।